Hello, welcome to the next video. This video is on numerical on single phase induction motor, part first. Myself Ganesh from KK Institute of Engineering Education and Research नाशिक वेलकम्स इन दिस वीडियो। ये आज का जो वीडियो है मैं ऑन डिमांड बना रहा हूँ। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने आज कॉलेज में बोला कि सर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के न्यूमेरिकल्स के ऊपर भी आप एक वीडियो बनाइए, हमको वो चाहिए। सो ये ऑन डिमांड वीडियो है। सो अगर कुछ गलती हो गई हो तो चेक करना, क्योंकि मैंने बहुत इमीडिएट बनाया है इसको। और ठीक से देख लेना, और कुछ अगर कुछ डाउट्स होगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। सो आज का जो प्रॉब्लम है वो इस तरीके से है। A 230-volt 50 Hz 4-pole single-phase induction motor has following equivalent circuit parameters. R1M is 2.5 ohm, R2 dash is 4.5 ohm, X1M is 3.1 ohm, X2 dash 2.6 ohm, XM X capital M is 80 ohm. Friction and windage loss are 40 watt. For the slip of 3%, calculate input current, इनपुट पावर फैक्टर, डेवलप्ड पावर, आउटपुट पावर एंड इफिशियंसी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि समझते पहले डेटा क्या दिया है। ये डेटा बहुत समझना ज़रूरी है। यहाँ पे जो लेट मी टेक अ हाइलाइटर फ्रॉम हियर। ओके, लेज़र पॉइंट में ले रहा हूँ। सो यहाँ पे देखिए ये 230 वोल्ट का मशीन है। सो 230 वोल्ट सप्लाई के साथ कनेक्टेड किया है, 4 पोल है, 50 हर्ट्ज है। अगर आप सिंक्रोनस स्पीड कैलकुलेट करते हो तो 1500 आरपीएम आता है। लेकिन यहाँ पे सिंक्रोनस स्पीड कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्लिप ऑलरेडी दे के रखा है, 3% स्लिप दे के रखा है। इक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर्स क्या है? R1M और X1M जो है, ये मेन वाइंडिंग जो रहता है उसका रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस है। सो रेजिस्टेंस है 2.5 ओम और रिएक्टेंस है 3.1 ओम। ये स्टेटर साइड के है। R2 डैश और X2 डैश है, ये रोटर साइड का है। ये 4.5 ओम एंड 2.6 ओम। और XM जो रहता है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस रहता है बिटवीन स्टेटर एंड रोटर, XM, जिसका वैल्यू है 80 ओम, मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस। फ्रिक्शन और विंडेज लॉस जो हो रहा है वो 40 वैट दिया है, स्लिप 3% दिया है। और हमको निकालना है इनपुट करंट, पावर फैक्टर, डेवलप्ड पावर, आउटपुट पावर एंड इफिशियंसी। तो अभी हम देखते हैं कि कैसे निकालना है। सो इसके लिए इक्विवेलेंट डायग्राम के ऊपर आप अगर कैलकुलेशन करते हो तो बहुत आसानी से समझ में आता है। इक्विवेलेंट डायग्राम में ये जो आरएल सर्किट है ये इंडिकेट करता है R1M और X1M। मतलब ये जो है ये इम्पिडेंस ऑफ स्टेटर वाइंडिंग Z1M है, ये दोनों मिला के Z1M है। Z1M इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे निकालता हूँ तो Z1M इज इक्वल टू R1M प्लस जे X1M। सो Z1M का वैल्यू बनेगा, R1M प्रॉब्लम में दिया है 2.2 ओम, X1M दिया है 3.1 ओम। सो 2.2 प्लस जे 3.1 ओम इज द वैल्यू ऑफ Z1M। Z1M मतलब ये स्टेटर वाइंडिंग का रिएक्टेंस है। सो यहाँ पे अप्लाइड वोल्टेज दिया है 230, लेकिन करंट अननोन है, इंपेडेंस कैलकुलेट किए बिना करंट कैलकुलेट नहीं होगा। इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम में ये जो सेकंड पार्ट है वो क्या है? ये जो सेकंड है ये इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ रोटर है इन फॉरवर्ड फील्ड पाथ, और ये इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द रोटर है इन बैकवर्ड फील्ड पाथ। सो अकॉर्डिंग टू डबल फील्ड रिवॉल्विंग थ्योरी ये फॉरवर्ड पाथ में आता है और ये बैकवर्ड पाथ में आता है। ये दोनों कैसे कनेक्टेड रहते हैं? सीरीज में। और ये दोनों कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल में। सो ये आप यहाँ पे देखोगे तो ये फॉरवर्ड पाथ का इम्पिडेंस है और ये बैकवर्ड पाथ का इम्पिडेंस है, जो दो सीरीज एलिमेंट के साथ एक पैरेलल एलिमेंट है। यहाँ पे भी दो सीरीज एलिमेंट के साथ एक पैरेलल एलिमेंट है। तो इसका एक इंडिविजुअल पैरामीटर्स देखते हैं। सो X1 XM जो है ये दोनों XM है। XM को दोनों फॉरवर्ड और बैकवर्ड पाथ में हाफ हाफ डिवाइड करना है। सो XM हमेशा J के साथ आता है, रिएक्टेंस है, इसलिए J XM बाई टू इज इक्वल टू J। XM का वैल्यू दिया है 80 बाई टू, सो वो आएगा J 40 ओम। सिमिलरली इस पाथ में भी जो XM बाई टू ही रहेगा, सो J XM बाई टू इज J 80 बाई टू, J 40 ओम। सो दोनों पाथ में फॉरवर्ड हो या बैकवर्ड मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस हाफ हाफ डिवाइड होता है। सिमिलरली रेजिस्टेंस जो है वो R2 डैश डिवाइडेड बाई 2S होता है इन फॉरवर्ड पाथ। R2 डैश इज 4.5 ओम, 2 इंटू एस। एस स्लिप कितना दिया है? 3%। 3% मतलब 0.03। सो 4.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.03, ये आता है 75 ओम। कीप इन माइंड ये वैल्यू हमेशा बहुत ज़्यादा आएगी। इसके ऊपर से टैली करना आसान होगा। देन बैकवर्ड पाथ में रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाता है? R2 डैश इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट 2 माइनस एस। सो 4.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ब्रैकेट 2 माइनस 0.03, ये वैल्यू निकालते हो तो ये यहाँ पे देखो ये 75 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ये कितना आ रहा है? 1.142। ये वैल्यू कम आएगा आपका। ओके, सो ध्यान दे करोगे तो ये आपको समझ में आएगा डिफरेंस। देन
रोटर का जो रिएक्टेंस है वो जे एक्स टू डैश बाई टू, सो जे एक्स टू डैश बाई टू मीन्स जे 2.6 बाई टू, ये आएगा जे 1.3। चाहे वो फॉरवर्ड हो या बैकवर्ड पाथ, दोनों तरफ ये रिएक्टेंस सेम रहता है। सो इस सर्किट में डिफरेंस क्या है, ये स्टेटर का रिएक्टेंस है, ये रोटर का रिएक्टेंस है। रोटर इज इन पैरेलल विद द मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस, ये फॉरवर्ड पाथ में आता है, वेरएज ये जो नीचे वाला है वो बैकवर्ड पाथ में आता है। सब कुछ सेम है, बस फॉरवर्ड पाथ में रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो आर टू डैश बाई ट्वाइस एस रहता है, और बैकवर्ड पाथ में जो रहता है आर टू डैश बाई टू इंटू ब्रैकेट टू माइनस एस। बाकी देखो यहाँ पे 1.3 है, यहाँ पे 1.3 है, ये 40 है, 40 है, मतलब जो पैरामीटर दिए वो हाफ ऑफ डिवाइड हो रहा है यहाँ पे। ओके, सो अभी हम क्या करते हैं, ये दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन है। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कितना होगा, 70 प्लस जे 1.3 इज इन पैरेलल विद द जे 40। सो पैरेलल का लॉ आपको पता है, आर वन आर टू डिवाइडेड बाई आर वन प्लस आर टू, या जेड वन जेड टू डिवाइडेड बाई जेड वन प्लस जेड टू के हिसाब से अगर आप निकालने जाओगे तो फॉरवर्ड पाथ जेड एफ इंडिकेट द फॉरवर्ड पाथ रिएक्टेंस 75 प्लस जे 1.3, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है इसलिए 75 प्लस जे 1.3 इज इन पैरेलल विद जे 40। सो 75 प्लस जे 1.3 is parallel with the J40 divided by 75 plus J1.3 plus J40। देखो ये कैलकुलेटर पे जब आप सॉल्व करोगे तो इसको ठीक से सॉल्व करो, कैलकुलेटर कॉम्प्लेक्स मोड में डाल के न्यूमरेटर में देखो, न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन है लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट डालना मत भूलो, अगर ब्रैकेट डालोगे नहीं तो आपका आंसर इनकरेक्ट हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में भी एक होल ब्रैकेट डाल दो ताकि वो डिवाइड होके आए। बाय डिफॉल्ट आपका कैलकुलेटर का आंसर रेक्टेंगुलर मोड में आता है, आपको एक्चुअली रेक्टेंगुलर फॉर्म ही चाहिए, मैंने पोलर फॉर्म यहाँ पे दिखाया है लेकिन पोलर फॉर्म कैलकुलेट करने की जरूरत है नहीं है, क्योंकि आगे जाके हमको टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल इक्विवेलेंट इंपीडेंस में वो आपको निकालना ही है पोलर फॉर्म। सो पोलर फॉर्म यहाँ पे नहीं निकाला तो भी चलेगा, सो ओनली रेक्टेंगुलर फॉर्म। सो रेक्टेंगुलर फॉर्म कितना आया, 75 प्लस जे 1.3 मल्टीप्लाइड विद जे 40 डिवाइडेड बाय 75 प्लस जे 1.3 प्लस जे 40, अगर आप कैलकुलेट करते हो तो आता है 16.37 प्लस जे 30.98। सिमिलरली इन बैकवर्ड पाथ अगर आप देखोगे बैकवर्ड पाथ में 1.142 प्लस जे 1.13 जे 40 डिवाइडेड बाई 1.142 प्लस जे 1.3 प्लस जे 140, ये आएगा 1.07 प्लस जे 1.29। अगर आप ये दो इक्वेशन कंपेयर करोगे तो देखो यहाँ पे 75 रेजिस्टेंस था और यहाँ पे 1.412, अदरवाइज ऑल पैरामीटर्स आर सेम। ये ध्यान देके करोगे तो कैलकुलेटर पे फास्ट में सॉल्व हो गया। सबको लगता है कि ये प्रॉब्लम बड़ा है लेकिन ये प्रॉब्लम बड़ा नहीं है। आप अगर ट्रिक यूज करोगे तो देखो यहाँ पे 75 की जगह भी सिर्फ रिप्लेस क्या करना है, 1.142 ये रिप्लेस करोगे तो देखो यहाँ पे इंपिडेंस का वैल्यू ज्यादा आ रहा है, यहाँ पे इंपिडेंस का वैल्यू बहुत कम आ रहा है। नाउ अगर आप देखोगे तो ये इम्पिडेंस ZF इम्पिडेंस और ZB इम्पिडेंस, मतलब Z1M, ZF और ZB, ये तीनों कैसे एक दूसरे के साथ सीरीज में, ये तीनों कैसे सीरीज में। सो टोटल इक्विवेलेंट इम्पिडेंस कैसे निकालोगे, टोटल इक्विवेलेंट इम्पिडेंस जो है वो Z इज इक्वल टू Z1M प्लस ZF प्लस ZB। सो Z1M का वैल्यू था 2.2 प्लस जे 4.5, ZF का वैल्यू था 16.37 प्लस जे 30.98 प्लस ZB का वैल्यू था 1.07 प्लस जे 1.29। ये सबको ऐड करोगे तो वैल्यू आएगा 19.64 प्लस जे 35.37 ओहम। इसको अभी आप पोलर में कन्वर्ट करो क्योंकि करंट निकालने के लिए ये पोलर में चाहिए। सो 40.457 एट एन एंगल ऑफ 60.96 डिग्री ओहम, ये आएगा टोटल इंपिडेंस ऑफ यूर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो अभी इनपुट करंट निकालना है, करंट कैसे निकालोगे, करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन इंपिडेंस। सो वोल्टेज ये है 230, वोल्टेज रेफरेंस रहता है, सो उसका एंगल कितना होगा 0 डिग्री। सो 230 एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री डिवाइडेड बाय जेड का वैल्यू अपने यहाँ पे कैलकुलेट किया है 40.457 एट एन एंगल ऑफ 60.96, वो आएगा 5.8685 एट एन एंगल ऑफ -60.96, क्योंकि ये जो डिनोमिनेटर का एंगल है ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। सो 230 डिवाइडेड बाई 40.457 ये आएगा 5.685। सो ये मिल गया इनपुट करंट। पावर फैक्टर निकालना है, पावर फैक्टर हमेशा ध्यान में रखो, cos फाई क्या होता है, एंगल ऑफ वोल्टेज माइनस एंगल ऑफ करंट। यहाँ पे एंगल ऑफ वोल्टेज 0 है, एंगल ऑफ करंट जो है वो -60.96 है, सो माइनस माइनस विल बिकम प्लस। सो 0 प्लस 60.96 कॉस ऑफ 60.96, तो पावर फैक्टर कितना आ रहा है 0.4856। लैग क्यों आ रहा है, बिकॉज करंट का एंगल माइनस है, करंट इज लैगिंग टू द वोल्टेज, सो इट इज 48.56 लैगिंग पावर फैक्टर आ रहा है। नाउ नेक्स्ट
नेक्स्ट पार्ट करने के लिए पावर फ्लो डायग्राम चाहिए। यही पावर फ्लो डायग्राम हमने 3 फेज केस में भी डिस्कस किया था। तो देखो यहाँ पे इनपुट पावर में से अगर स्टेटर लॉस माइनस करते हो तो ग्रॉस आउटपुट मिलता है, ग्रॉस एयर गैप पावर मिलता है। उसमें से अगर आप रोटर के कॉपर लॉस माइनस करते हो तो मैकेनिकल पावर डेवलप्ड मिलता है। मैकेनिकल पावर डेवलप्ड के बाद आप फ्रिक्शन और विंडेज लॉसेस माइनस करो तो आपको पी आउट मिलता है। तो पहले आपको निकालना है डेवलप्ड पावर मतलब पीएम निकालना है। सो पीएम निकालने के लिए पहले पहले मैं पीजी निकालता हूँ। सो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में पीजी निकालने का फॉर्मूला है आई स्क्वायर इंटू ब्रैकेट आर एफ माइनस आरबी। आर एफ क्या है, फॉरवर्ड पाथ का रेजिस्टेंस, और आरबी क्या है, बैकवर्ड पाथ का रेजिस्टेंस, और आई स्क्वायर मीन्स करंट। सो करंट तो हमने कैलकुलेट किया है 5.685 स्क्वायर। सो फॉरवर्ड पाथ का रेजिस्टेंस अगर आप देखोगे तो ये जेड एफ है, जेड एफ में ये रियल वैल्यू जो रहता है वो रेजिस्टेंस रहता है, इट इज आर एफ प्लस जे एक्स एफ। सो आर एफ कितना है 16.37 और बैकवर्ड पाथ में ये जे आर बी है, या आर बी प्लस जे एक्स बी है। सो आर बी कितना है 1.07। सो 16.37 माइनस 1.07 ये आता है 494.48 वैट। वंस यू गॉट द एयर गैप पावर, आपको पता है पीएम में रिलेशनशिप क्या है, पीजी और पीएम में पीजी मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस एस। सो 494.48 इंटू ब्रैकेट 1 माइनस 0.03 ये आएगा 479.65। अगर आपको यहाँ पे अगर प्रॉब्लम में पूछा होगा कि रोटर कॉपर लॉस निकालो तो पीसीआर कैसे निकालोगे, पीसीआर इज एस टाइम्स ऑफ पीजी। जो सेम फॉर्मूला हमने में यूज किया था 3 फेज इंडक्शन मोटर में, सेम फॉर्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल है। ओनली पीजी का जो फॉर्मूला है यहाँ पे अलग है, आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर इंटू ब्रैकेट आर एफ माइनस आर बी। ओके, सो इसके ऊपर से निकलेगा। देन विल कैलकुलेट द आउटपुट पावर। आउटपुट पावर कैसे निकालोगे, आउटपुट पावर पी आउट इज इक्वल टू पी एम माइनस पी एफ डब्ल्यू। सो पी आउट इज इक्वल टू पी एम माइनस पी एफ डब्ल्यू। सो पी एफ डब्ल्यू कैसे निकालोगे, पी एफ डब्ल्यू प्रॉब्लम में दिया है। सो पी आउट इज इक्वल टू पी एम हमने कैलकुलेट किया 479.65, पी एफ डब्ल्यू का प्रॉब्लम वैल्यू जो है वो प्रॉब्लम में दिया था 40 वैट, ये माइनस किया तो पावर आउटपुट आ रहा है 439.65 वैट। देन इफिशियंसी निकालना है, लेकिन इफिशियंसी के लिए देखो अपने पीजी पता है, पीएम पता है, पी आउट पता है, पी एफ डब्ल्यू पता है, लेकिन पी इन पता नहीं है। पी इन कैलकुलेट करने के लिए आपको पीएस पता होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पीएस भी नहीं दिया है प्रॉब्लम में। तो इनपुट पावर और निकालने का फॉर्मूला क्या है, कैन यू कैलकुलेट फ्रॉम द वोल्टेज एंड करंट। सो इनपुट पावर इज इक्वल टू वी आई कॉस फाइव। सिंगल फेज है इसलिए वी आई कॉस फाइव है, 3 फेज में √3 वी आई कॉस फाइव आता है, लेकिन ये सिंगल फेज है यहाँ पे वी आई कॉस फाइव। सो 230 इंटू 5.8685 इंटू पावर फैक्टर हमने कैलकुलेट किया था 0.4856। सो इनपुट पावर आया 634.96, और इफिशियंसी तो आपको पता ही है, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इंटू 100। सो आउटपुट पावर है 439.65 जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था फोर्थ इसमें। यहाँ पे हमने इनपुट पावर कैलकुलेट किया है 634.95 इंटू 100। तो यहाँ पे इफिशियंसी आ रहा है 69.24%। तो देखो इस प्रॉब्लम में इक्विवेलेंट डायग्राम ड्रॉ करो और उसके ऊपर आप अगर प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बहुत आसान है। अगर आप डिस्क्रिप्टिव मेथड से जाओगे पूरा लेंदी, फिर प्रॉब्लम बहुत लेंदी हो जाता है और समझ में नहीं आता है। ऑलवेज ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑन डायग्राम, डायग्राम के ऊपर ही आधा प्रॉब्लम आप सॉल्व कर लोगे तो आसान जाएगा। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ठोक दो, ओके, और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। Thank you, don't stop your learning, okay, learning is a continuous process, don't stop it, okay, thank you.